आने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने, इस आख्यान में कितने सवाल और उठ सकते हैं और ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। ये तैयारी दलित कांग्रेस की नहीं थी या ठाकुर कांग्रेस की नहीं थी? एक मिनट जरा सोचिए इस बात को। या दोनों की नहीं थी, या हमारी नहीं है जो हम इस आख्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं समझाने के लिए कि दलित कांग्रेस की तैयारी नहीं है। कई तरीके से इस चीज को देखा जा सकता है और मैं मतलब कल से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तर्कशीलता की अपनी सीमाएं होती हैं और हम कैसे चीजों को तर्क के आधार पर प्रतिपादित करते हैं और फिर किस शैली में, किस मुहावरे में उसको सामने रखते हैं, ये थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। देखिए मैं अध्यापक हूं तो निश्चित रूप से मध्यवर्गीय कुलीनवाद का आक्षेप मुझ पर लग सकता है। हालांकि समस्या ये है कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये सोचना जरूरी है कि इस तरह की बातों से कहां बातें जाती हैं। अब मैं इसका एक रिस्पॉन्स दे दूं, फिर एक रिस्पॉन्स और है, तो जो काम की बात है वो दरकिनार हो जाती है और इस तरह की बातें चलने लगती हैं कि मैं क्या कह रहा हूं उसके जवाब में, फिर इसका जवाब क्या आ रहा है, ये बातें चलती रहती हैं। बस आप सब तो जानते हैं कि अभी मध्यवर्ग बहुत बढ़ गया है। जब हमारा बचपन था तो मध्यवर्ग बहुत सीमित होता था। आजकल जो लोग मध्यवर्ग में हैं उनमें से अधिकतर लोग उस जमाने में ज्यादा से ज्यादा निम्न मध्यवर्ग में हुआ करते थे। बहरहाल तो ये इस बात को मतलब समझना बहुत जरूरी है कि हमारी अपेक्षाएं क्या थी और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। हम एक क्रांतिकारी साथी को किस तरह से हम उसकी कल्पना करते हैं। हमारी, आप कुछ भी हमारे बारे में सोचे पर हमारी कल्पना, ये तो बिल्कुल गलत होगा अगर हम आपको अतिमानव समझें, पर हमारी कल्पना में हम आपसे इतनी परिपक्वता की आशा करते हैं कि आप इस बात को समझें कि किस तरह की भाषा और शैली से लोग टूटते हैं और किस तरह की भाषा और शैली से लोग जुड़ते हैं। ये तकलीफ के साथ हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि जो संकट, जैसे अस्सी क्लास में भी ये संकट कहा कि जो जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, जिस तरह से जो पूजा डेमोक्रेटिक जो पटल है वो किस तरह से दृश्य पटल बदल रहा है, तो एक तरह का आतंक है हमारे दिमाग में जो, और हमें ये लगता है जैसे उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी साथियों को, खासतौर से क्रांतिकारी मार्क्सवादी साथियों को इतना असुरक्षित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो वैचारिक जमीन है जिस पर आप खड़े हैं, लोग अपने आप रंग चुनेंगे और इस आस्था के साथ लोगों पर विश्वास रखते हुए हमें बात करनी है, वैचारिक विमर्श करना है। हर चीज के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से बात करें कि दूसरों पर चोट पहुंचे। जैसे पैथोलॉजिकल ट्रॉमा की जो बात की कि जब हम दलित को उसके ट्रॉमा को समझते हैं, देखिए ट्रॉमा पैथोलॉजिकल मेडिकली कहा जा सकता है पर होता नहीं है। ट्रॉमा तो एक असहज स्थिति में एक स्वाभाविक रिएक्शन है। पैथोलॉजी हमें है कि हम उस ट्रॉमा को केंद्र में रखकर चीजों को नहीं देख पा रहे, और मैं मानता हूँ पैथोलॉजी हमें है नहीं, हमारे साथियों में है नहीं। मैं केवल एक दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि अगर हम उसको केंद्र में नहीं रख रहे हैं तो पैथोलॉजिकल वो है, और उसी की बात में बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस बात को समझना है। खैर, तो आखिरी बात, बड़ी रोमांटिक सी बात मैं कह रहा हूँ और मुझे क्षमा कीजिएगा इसलिए, मुझे ऐसे एक माहौल में रोमांटिक बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। रोमांटिक बात यह है कि एक क्रांतिकारी साथी के प्रति हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो ये है कि पोथियां तो पढ़नी है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि गांधी जी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, पर ढाई आखिर प्रेम का सामने रखकर, हमेशा अपने सामने रखकर चले, ये हमारी क्रांतिकारी साथियों से अपेक्षा रहती है। बस, और मुझे साथी दरवेश उनको ढूंढने गए प्रशांत जी को, तो जब तक वो आगे जाते तब तक थोड़ा विषय परिवर्तन करना पड़ेगा हम लोगों को। तब तक मैं कांग्रेस नेता से अनुरोध करूंगा कि वो आगे अपनी बात रखें। कॉमरेड अमृत को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और साथियों को लाल सलाम। और आवाज आ रही है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सॉरी। इसलिए बताती हूँ, बहुत देर से सोच रही थी यहाँ पे इतनी बातचीत हो रही है और इतना गुस्सा बार बार रिपीट हो रही है बातें, तो लग रहा है कि मैं भी जो बोल रही हूँ शायद बहुत कुछ नया नहीं या फिर कुछ भी नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा भी दिल हुआ कि थोड़ा मैं इसमें जोड़ूं, क्योंकि
2-3 दिनों से मैं भी बहुत सीरियसली इस बात पे सोच रही थी कि जो एक अलग संगठन, जैसे कि दलितों के लिए जब काम होगा तो एक अलग संगठन नहीं बनाने का, लेकिन वो मंच होगा, उस तरह के काम होंगे उसमें। लेकिन वही जैसे कॉमरेड सुखविंदर भी कह के गए थे कि मतलब उसमें किस तरह से हम लोग उसका बनाएंगे, मतलब उसमें मेंबरशिप कैसे होगा। और मेरे दिमाग में भी ये बहुत बहुत सीरियसली चल रहा था। जैसे मैं जब भी जैसे कोई हम लोगों की तरफ से कोई मूवमेंट होता है उसमें हम जाते हैं, मान लीजिए वो वेज लेबर का नहीं हो रहा है, वेजेस को इंक्रीज करने के लिए मूवमेंट होता है, या फिर अभी हाल ही में मारुति वर्कर्स के मूवमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। और वहाँ पे जब हम सड़कों पर उतरते हैं और जब वहाँ पे मैं औरतों को, स्पेशली माओ को, अपने बच्चों को गोद में लेकर और स्त्री मजदूर संगठन या स्त्री मुक्ति लीग के बैनर के तले खड़ा देखती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावनात्मक पल होता है। मैं अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ उस बैनर तले। तो मेरे अंदर ये आ रहा था कि ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगा। फिर मेरे साथियों से बातचीत हुई और मुझे फिर वो बहुत क्लैरिटी हुई, क्योंकि ये मैं इसको एक स्त्री मुक्ति के पूरे प्रोजेक्ट से जोड़ के एक दलित प्रश्न को देख रही थी, जो कि निश्चित ही स्त्री मुक्ति का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही, वो समाज में बहुत डीप रूटेड है। और एक दलित के अंदर भी जब हर जगह औरतों की दोहरी गुलामी है, चाहे वो वर्ग की हो, जात की हो, समाज की किसी भी कैटेगरी समाज की, उसमें दोहरी हो जाती है उसकी। तो वो हमारी गुलामी निश्चित ही बहुत ही लंबी है, और ये गुलामी खत्म होगी, औरत खत्म नहीं होगी। हम 50% है, 50% हमेशा रहेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है दलितों के, मतलब जो भी कोई इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और काम करेगा, तो उसके अंदर वो पहले ही इस प्रस्थान पर यहाँ पे आके वो अपनी उस पहचान को खत्म करके कि वो एक दलित है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। वहां पे उस पहचान को ही खत्म करना है। और इसके इतिहास के ऊपर मैं बहुत नहीं जाऊंगी कि बहुत देर से बहुत बातचीत हो रही है यहाँ पे, क्या है वो इतिहास और किस तरह उसका ओवरलैपिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस, वो सारी चीजें बहुत होगी। मैं अभी बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगी बात करने, लेकिन मुझे फिलहाल इतना उसमें कहना था। और दूसरी चीज जो जिसके बारे में मुझे कहना था कि जैसे अभी एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो बात आई और तिलक परिहार जी ने भी जो उसके बारे में कहा, तो दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी, जब हम मूवमेंट में काम करने के लिए आते हैं तो मैं भी जब काम करूंगी तो मैं एक स्त्री की तरह नहीं, मैं अगर मूवमेंट में हूं तो मैं कम्युनिस्ट हूं। वहां पे मेरी पहचान स्त्री की तरह नहीं होगी और मैं वहां पे किसी भी तरह से एक मतलब वो मुझे एक स्पेस नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं चाहिए कि मैं स्त्री हूं तो मुझे कोई ओहदा दे दिया जाए या कुछ नहीं। मैं वहां काम करूंगी, मेरी जो कैपेबिलिटी होगी, मेरी जो क्षमता होगी, उसी के अनुसार मेरा काम तय होगा और मैं एक कम्युनिस्ट की तरह काम करूंगी। और मुझे एक और बस और एक कॉमरेड अभिनव के जो पेपर है उस पर मुझे मतलब एक थोड़ा सा चाहिए था, जैसे ये पूरा नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी और अनटचेबिलिटी, हम ये जो है जैसे एक ऑपरेशन का ही है पूरा टूल। और इसके पहले जो सुबीरा जायसवाल की किताब में जब मैं पढ़ी थी तो उसमें भी ये था कि अनटचेबिलिटी ब्राह्मण में ही पहले शुरुआत हुई थी कि ब्राह्मण को ही अनटचेबल कहते थे उसके अंदर, और साथ में औरतों को, कि उनके अंदर पावर्स होते हैं। और जैसे एक तो वो जो उनका पूरा स्पिरिचुअल स्टेटस होता है उसकी वजह से, और सेकेंड जो है औरतों में एक पावर रिप्रोडक्शन का जो है वो चीज उनको डिफर करती है, तो उसको भी अनटचेबल बना दिया गया था। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पूरा जैसे प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन रिलेशन में आके सारी चीजें हो गई। तो मुझे बस एक चाहिए जैसे कि ये मतलब मैं अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि ये इस तरह की जो ऑपरेशन के टूल की तरह स्लेवरी भी रोमन सोसाइटी में, रोमन सिविलाइजेशन में और ग्रीक सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी का और प्योरिटी इम्प्योरिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इतना मतलब बहुत ही इनह्यूमन है। खैर स्लेवरी में इनह्यूमन है और उसकी चीजें अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ी है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही डीप रूटेड है और उसकी क्या वजह हो सकती है थोड़ा मैं चाहूंगी। और दूसरा जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो कहानी है अभागी का श्राद्ध, तो उसको पढ़ने के बाद मतलब मेरे लिए 2-3 दिनों तक काफी मैं बहुत ही परेशान रही थी वो पूरा उस कहानी को पढ़ के। तो वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा अनटचेबिलिटी और प्योरिटी इम्प्योरिटी का जो नोशन है उसका ओरिजिन और
इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद साथी कि आपने ज्यादा समय नहीं लिया। और दूसरा ये, अब मैं अगले साथी को बुला रहा हूँ जिन्होंने अपना नाम दिया है, साथी अभिनव। साथी प्रशांत ने काफी अच्छा पेपर पेश किया, उसके लिए बधाई। पैसा टूट गया, पैसा नहीं तो लेकिन कुछ सवाल है मतलब मेरे, तो मुझे लगता है कि, और ये बात मैंने साथी प्रशांत से अगर भी साथ में बैठे तो मैं कर रहा था, काफी साथी प्रशांत नाराज हुए, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी उनकी नाराजगी गैर जायज थी। इस पेपर को मैंने आज ही मतलब पढ़ा, चूंकि मैं पहले नहीं पढ़ा था, और मुझे लगता है कि मेरा प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन साथी के बारे में इसमें कुछ ग्रेन ऑफ ट्रूथ है। मैंने कल कहा था, मतलब मैं उस ऑब्जर्वेशन के बारे में मेरे हाउस को बता दूं, मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन के वक्त जब आप विभिन्न श्रेणियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको लेके सावधान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये पेपर का इंटेंशन निश्चित तौर पे जो सबाल्टर्न हिस्ट्री का एक जगह क्रिटिक आता है, जो सबाल्टर्न लॉजिक है पूरा उसका एक जगह क्रिटिक आता है, लेकिन जहां पर ये पेपर पॉजिटिवली भी जो मजदूर वर्ग है उसके सबवर्सिव गतिविधि की, उसके परिवर्तनगामी गतिविधि की बात करता है, मजदूर वर्ग की जगह सबाल्टर्न शब्द का इस्तेमाल बार-बार किया गया है। सबाल्टर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहां पर रेवोल्यूशनरी सबाल्टर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात की गई, मुझे लगता है सबाल्टर्न टर्म के साथ मतलब या तो इस टर्म का इस्तेमाल करके लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, और या फिर इस टर्म के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसका पूरा बैकग्राउंड मुझे लगता है कि सबाल्टर्न स्टडीज ने एक तरीके से ग्लॉस ओवर कर दिया है इसके ऊपर। ग्रामशी के सबाल्टर्न का कंसेप्ट का बेसिक कई साथी जानते हैं इस बात को, वो ऐसे समाजों में जहां पर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एक पीड़ादायी क्रमिक प्रक्रिया में होता है, वहां पर पूंजीवादी समाज में भी वर्ग ध्रुवीकरण स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाता है। ऐसे में एक अधीनस्थ वर्गों के समुच्चय पैदा होते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर नहीं होती है, जो वर्ग चेतना होती है वो पूरा जिस किस्म का पूंजीवाद का राजनीतिक और आर्थिक विकास होता है वो वर्गों के बीच के बाउंड्रीज को क्लियर नहीं करता है, जैसा कि क्लासिकल कैपिटलिज्म करता है, ब्रिटिश स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल या अमेरिकन स्टाइल। उस तरह करने के बाद इटली के फ्रेमवर्क ने इसको दिया था। वो आपकी मतलब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, निश्चित तौर पे आपने भी पढ़ा होगा इटालियन डेवलपमेंट, जो सदर्न इटली और नॉर्दर्न इटली के बीच में फर्क था, नॉर्थ कैपिटलिस्ट नॉर्थ और लैटिफुंडियन फ्यूडल साउथ के बीच का, और उसकी वजह से जो इतालवी नागरिक समाज, बूर्जुआ सिविल सोसाइटी पैदा हुई। उस बूर्जुआ सिविल सोसाइटी में मजदूर वर्ग की चेतना बहुत, उसकी रेखाएं बहुत धुंधली थी, उसकी सीमाएं बहुत धुंधली थी, और ग्रामशी ने इतालवी नोट्स ऑफ इटालियन हिस्ट्री में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ग्रामशी पहली बार, जिसमें वो सबाल्टर्न को डिफाइन करते हैं कि सबाल्टर्न कैटेगरी का इस्तेमाल क्यों यूजफुल है इस तरह के देशों। लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल करते हुए ग्रामशी इसको एक समाज को समझने के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और सबाल्टर्न स्टडीज के साथ जो फर्क है ग्रामशी के सबाल्टर्न के कंसेप्ट का वो ये है कि सबाल्टर्न स्टडी इसको वर्किंग क्लास के साथ के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करता है, और ये चीज बहुत गौर से अगर आप देखें सबाल्टर्न स्टडीज में सिर्फ 86 के बाद नहीं, 86 के पहले जो मेरे ख्याल से 4th वॉल्यूम जब आता है, वो 4th वॉल्यूम के पहले भी ये चीज नजर आती है। डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी में रणजीत गुहा का बेसिक आर्गुमेंट, एक मतलब वन ऑफ द बेसिक आर्गुमेंट ये था कि इंडियन सोसाइटी में आप वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर सकते हैं, वर्किंग क्लास की बात नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे दो चीजों को मर्ज करती है सबाल्टर्न स्टडी। एक थॉम्सनियन सोशल हिस्ट्री, क्लास कॉन्शियसनेस विदाउट क्लास, और दूसरा सबाल्टर्न की कैटेगरी जो ग्रामशी की है। अब इस बैकग्राउंडर के बाद मैं मतलब कहना चाहूंगा कि जैसे आप वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स को अगर आगे ले जाने के लिए एक डिस्कोर्स में उतरे हैं, और आप अपने आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट जो कि प्रिज्यूमेबली पोस्ट मॉडर्निज्म है, सबाल्टर्न स्टडीज है,
जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसके तौर पे आपको उसको आप देख रहे हैं। तो हमारा उस समय मार्क्सिज्म के कोर कंसेप्ट्स का न सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में, अपने थ्योरेटिकल प्रैक्टिस में भी उन कोर कंसेप्ट्स पे ज्यादा रिलायंस होना चाहिए मुझे लगता है। यानी कि कहने का मेरा जो तात्पर्य, वो तात्पर्य ये है कि एक हम डिबेट में उतर रहे हैं, हम एक पेपर लिख रहे हैं, ऑब्वियसली आप किसी न किसी विमर्श में उतर रहे हैं, आप किसी को अपने ऑपोनेंट के तौर पे ले रहे हैं, आप उसके बरक्स कुछ अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी कुछ दलीलें रख रहे हैं, और आपका जो ऑपोजिट कैंप है, आपका पूरा लिंगो वही है, आपकी पूरी भाषा वही है जिस चीज पे आप हमला कर रहे हैं। आप इनएडवर्टेंटली एप्रोप्रिएट हो गए, आपको पता भी नहीं चला, आपका हस्तगतीकरण हो गया। और ये खतरा मुझे लगता है इस पेपर में, इसको मैं थोड़ी आगे सब्सटेंशिएट करूंगा इस बात को। दूसरी चीज ये है कि अम्बेडकर को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मासूमियत उनके ऊपर थोप दी गई है, इतने मासूम नहीं होंगे मेरे ख्याल से। एक जगह लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर who was soon to realize moment of epiphany, बोध ज्ञान प्राप्ति। डॉक्टर अम्बेडकर who was soon to realize that he had been used as a hack is the chief architect of this historical modality of bourgeois capitalism। अम्बेडकर अनकॉन्शियस नहीं थे, मुझे नहीं लगता है, और किसी मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज किया कि उनको एक भाड़े के टट्टू के तौर पे पूंजीवाद हैक जिसको बोला गया, भाड़े के टट्टू के तौर पे पूंजीवाद ने इस्तेमाल कर लिया, और उन्होंने अनजाने में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रच दिया जिस संविधान ने भारत की विशिष्ट जो पूंजीवादी मोडालिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, उसको पैदा किया, उसको बनाया। मैं इस पे सीरियसली शक करता हूँ। नहीं, मैं जो लिखा है बस उसको आप आइए और आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे एक इससे मुझे लगता है कि अम्बेडकर का ये एक दूसरे, जैसे आनंद तेलतुंबड़े एक दूसरे पर्सपेक्टिव से मार्क्सिस्ट एप्रोप्रिएशन करते हैं, ये हुबहू मार्क्सिस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है अम्बेडकर का, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्या बोला जाएगा उसको प्ली है। जैसे एक जगह ये लिखा नहीं है, उन्होंने अपने एक्सप्लेनेटरी नोट में बोला कि अम्बेडकर को उसी तरीके से रेवोल्यूशनरी या रिएक्शनरी के उस प्राइमरी मेथड के रिएक्शनरी करके एक तो कोई करता नहीं है, मतलब मुझे जहां तक पता लगता है इसको उल्टा है लेफ्ट मूवमेंट में किसने किया, अभी कंटेम्परेरी लेफ्ट मूवमेंट में कौन है जो अम्बेडकर को प्रतिक्रियावादी कह रहा है। हम लोग तो प्रतिक्रियावादी तो नहीं कह रहे हैं किसी भी पेपर में, या हम लोग की जानकारी में इन पेपरों की तैयारी के दौरान किसी लेफ्ट मूवमेंट या किसी लेफ्ट इंटेलेक्चुअल का कोई लेख या कोई कार्यक्रम जो कि हमने पढ़ा, जितने का हो सकता है हमारी जानकारी से कुछ छूट गया हो, अगर छूट गया हो तो साथी बताएं कि किसी ने अम्बेडकर को रिएक्शनरी कहा, मुझे नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, रिएक्शनरी के कई स्तर हो जाते हैं, एक होता है फिलोसॉफिकली रिएक्शनरी, लिबरलिज्म भी फिलोसॉफिकली रिएक्शनरी है, सोशल डेमोक्रेसी भी फिलोसॉफिकली रिएक्शनरी है। उस लॉजिक से चलेंगे तो अम्बेडकर फिलोसॉफिकली रिएक्शनरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पॉलिटिकल जो काम अम्बेडकर ने प्रैक्टिस में किया उसको हम लोग रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के कैटेगरी में ले रखते हैं किसी भी तौर पर, और मुझे नहीं लगता कोई रखता होगा। हाँ, उनके वर्ल्डली और फिलॉसफी पे पूरी बहस करने को हम लोग तैयार हैं कि उसका क्लास कैरेक्टर क्या है, किसी भी चीज का रिएक्शनरी होने का क्लास कैरेक्टर से ही रिश्ता होता है। अगर वो प्रोग्रेसिव क्लास को सर्व कर रही है, अगर वो प्रगतिशील क्रांतिकारी वर्ग को कोई विचारधारा उसकी सेवा करती है तो वो प्रोग्रेसिव विचारधारा होती है, वो प्रगतिशील विचारधारा होती है। और अगर कोई यथास्थिति का समर्थन करने वाले प्रतिक्रियाशील वर्गों का के हितों की सेवा करती है तो प्रतिक्रियावादी विचारधारा होती है। इस फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल सेंस में अम्बेडकर की विचारधारा जहां तक मैंने समझा ये प्रतिक्रियावादी फिलोसॉफी विचारधारा, ये प्रतिक्रियावादी उसमें नहीं आएगी, मतलब वैल्यू एकदम फिलोसॉफिकल वैल्यू के उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर इस चीज को कि अम्बेडकर को कोई इल्हाम नहीं हुआ था, बोध ज्ञान की प्राप्ति या मोमेंट ऑफ एपिफनी नहीं हुआ था कोई, कि किसी मौके पर उनको समझ में आया कि वो हाय मेरा इस्तेमाल हो गया। वो इस मामले में आनंद तेलतुंबड़े का लॉजिक ज्यादा करेक्ट है। अम्बेडकर वो करेक्टिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लॉजिक से तुरंत प्रैग्मेटिक जो होता है कि किस वक्त एकदम, और एक प्रैग्मेटिस्ट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता है, वो इनकेपेबल होता है, वो दीर्घकालिक योजना के बारे में सोच ही नहीं सकता है कि पूरे जाति व्यवस्था का खात्मा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वो तुरंत में जो मिल रहा है लोग जो हासिल हो सकता है करो, सीधी उंगली से करना है सीधी उंगली से करो, टेढ़ी उंगली से करना है टेढ़ी उंगली से करो, जैसे करना है वैसे करो। और इसलिए यहाँ पर सवाल मासूमियत गैर मासूमियत का नहीं, यहाँ पर सवाल उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है। जो उन्होंने किया वो अपने पॉलिटिकल विचारधारा से ड्रिवन थे, वो ऐसे नहीं कि उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, ये जबरन उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, वो थे नहीं।
I strongly react. I am not saying that at all. नहीं आप मिसरीड कर रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। आप यहाँ पे आके बोलिएगा, आप यहाँ पे आके डिफेंड कीजिएगा, जो टेक्स्ट बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका टेक्स्ट जो बोल रहा है वो मैंने नहीं बोला, वो आपने लिखा है, मैंने कोट किया। अच्छा, एक चीज क्या आया है इसी से जुड़ा हुआ, देखिए, as the Indian Republic adopted a constitution that had done away with Dr. Ambedkar's radical agenda, the pedigree of Indian liberalism was on shameless display. अब ये दोबारा एक तरीके से उसी चीज की बात है, जैसे मुझे लगता है कि अम्बेडकर का एक हो गया पॉलिटिकल प्रोग्राम और एक हो गया सोशल प्रोग्राम उनका, ये दोनों में थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा मुझे लगता है। सोशल प्रोग्राम के मद्देनजर जो वो सुझाते हैं अपना, जिसमें वो बहुत बदलता रहता है, किसी दौर में वो कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, किसी दौर में कह रहे हैं कि कन्वर्जन से भी कुछ नहीं होगा। जहां तक पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अम्बेडकर का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, बाद में चाहे जो बोले, उनके लिबरल फिलॉसफी की लिमिट, क्योंकि इसमें लिमिट के साथ एक फेटिश है पूरे पेपर में। इस पेपर में एक शब्द जो सबसे ज्यादा बार मेरे ख्याल से है वो है लिमिट, लिमिट ऑफ लिबरलिज्म, लिमिट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, लिमिटेशंस ऑफ दिस, लिमिटेशंस ऑफ दैट, वो मैं आगे दिखलाऊंगा किस तरीके से, लेकिन वो सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया उस नोशन को। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर का रेडिकल एजेंडा से डिपार्चर कोई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बताया जाए कि उस, क्योंकि ये कॉन्क्रेटाइज करना पड़ेगा, अम्बेडकर का रेडिकल एजेंडा में क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको पर्टिकुलराइज पॉलिटिकल एजेंडा में। सोशल एजेंडा की चीज कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीगल डिवाइस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशल एजेंडा ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं दिखता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिखता है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, अगर वो ना करे तो आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं, बस वो ये वाला मामला है। इससे ज्यादा सोशल एजेंडा की कोई जगह नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक पॉलिटिकल लीगल डिवाइस के तौर पे जो भारत का संविधान बना, आदि सारे संशोधनों को हटा दीजिए, जो भारत का संविधान बना और जो फिर पारित होकर पास होकर अपनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई डिपार्चर हो सकता। मेरी जानकारी कम हो, लेकिन अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट को जितना मैंने समझा, जितना पढ़ा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिपार्चर नहीं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि हैड डन अवे विद अम्बेडकर रेडिकल एजेंडा। मुझे नहीं समझ में आया कि किस रेडिकल एजेंडा को नहीं शामिल किया गया। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वो कैसे सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स को वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज किया गया। सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स कोई चीज नहीं, अपना में ये एक कंस्ट्रक्ट है सबऑर्डिनेट स्टडीज का। ये एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक बेमेल क्या मतलब वो एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश की जो ग्रुप है बन नहीं पाएगा, ऑर्गेनिक होल नहीं बनेगा। इस तरह का कोई सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स जैसा कोई ऑर्गेनिक होल नहीं है, या इवन इनऑर्गेनिक होल भी नहीं है कायदे से देखा जाए। सबऑर्डिनेट जिस जो कैटेगरी है, सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल कैटेगरी, उस तौर पे जो कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इटसेल्फ प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स। सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स एक कंस्ट्रक्ट है जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कौन सी सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स? दलित पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, एबोरिजिनल पॉलिटिक्स, किस चीज की बात है? मतलब बहुत सारी इस तरह की बात है, और इसका कोई होल कैसे बनाया जा सकता है? इनमें आपस में भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नारीवादी राजनीति और दलितवादी राजनीति में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन। अम्बेडकर की स्त्रियों के बारे में दृष्टिकोण को ही अगर ठीक से देखा जाए, उसको जो फॉलो करते हो बढ़िया तरीके से, और धनंजय की बायोग्राफी मेरे ख्याल से थोड़ा इसका रेफरेंस सुखविंदर ज्यादा बेहतर दे सकते हैं इस बारे में, और मेरे ख्याल से कल वो आएगी भी चीजें। लेकिन अब फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स जो है, दलित पॉलिटिक्स जो है, उसका इंटरसेक्शन कोई ना कोई तो बनता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें कॉन्ट्रडिक्शन या साथ चलने के एलिमेंट में कौन सा प्रभावी है? तो मुझे तो लगता है कि अंतर्विरोध का प्रभावी है, अगर नारीवादी राजनीति और दलितवादी राजनीति की बात की जाए तो इसलिए सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स का जैसे यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि लेट 1000 स्कॉलर्स वैक्स इलोक्वेंस अबाउट, मेरे ख्याल से इलोक्वेंस होना चाहिए था, इलोक्वेंट हो गया है, ठीक है, इलोक्वेंट ही होगा, about the Indian constitution and constitutionalism, but subordinate politics begins at the knowledge of the futility of expecting real democracy within the parameters of welfare state. इस सब्जेक्ट इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम है इस टर्म से, सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स। सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स अगर कोई है जिसको बोला गया है, जिस पॉलिटिक्स को सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स कहा जाता है,
वो इस नॉलेज पे नहीं शुरू होती है, वो तो वास्तव में इसी इल्यूजन के दायरे में रहती है कि एक वेलफेयर स्टेट उसको रियल डेमोक्रेसी दे सकता है। और बाद में वास्तव में आप खुद ये बात कह रहे हैं, आगे मैं आगे इस बात को रखूंगा कि जिस चीज को सबाल्टर्न, बस प्रॉब्लम यह है कि इसको इंटरचेंजेबली यूज कर दिया गया है वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स के साथ। अगर यहाँ ये लिखा होता कि वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स बिगिंस एट द नॉलेज ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग रियल डेमोक्रेसी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट होता मेरे लिहाज से। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मजदूर वर्ग की राजनीति उस बिंदु से शुरू होती है जहां उसे कल्याणकारी राज्य के भीतर वास्तविक जनवाद पाने की संभावना की सीमा की पहचान होती है। जब वो पाता है कि इस कल्याणकारी राज्य और ये सारे समूचे जनवादी फसाद जो है इसके पीछे वास्तव में बूर्जुआ वर्ग की तानाशाही छिपी हुई है, उस मोमेंट पे ही मजदूर वर्ग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के एरिया में प्रवेश करता है। जब वो एंटी कैपिटलिस्ट होता है, जिसको सिंपली कहा जाए अगर सिंपल शब्दों में, जब वो पूंजीवाद विरोधी होता है, जब वो पूंजीवादी जनवाद की सीमाओं के प्रति सचेत हो जाता है। लेकिन सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट है। सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? एक कॉन्ग्लोमरेशन, अलग अलग पहचानों की चेतनाओं का एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट जो कि वास्तव में वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं करता है, वो वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस को तोड़ने, उस पर पर्दा डालने, उसको डेवलप होने से रोकने का काम करता है। इसलिए ये टर्म आप ये देखिए क्लासिकल मार्क्सिज्म में ग्रामशी ने खास उसमें यूज किया, और ग्रामशी की 1960s में पहली बार मतलब इंग्लिश में हॉब्सबर्ग ने एडिट किया, जो है उनके साथ मिलकर, जो ग्रामशी थे लाब्रियोला के साथ, उनके मित्र थे हॉब्सबर्ग, उनके साथ मिलकर एडिट किया, रूटलेज केवन पॉल ने छापा, लेकिन इटालवी दुनिया में बहुत पहले आ गया था। और पीसीआई ने अपने क्लास एनालिसिस में कभी सबऑल्टर्न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, कभी। जो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके डॉक्यूमेंट्स में जो उसका एमएल हिस्सा था, जो कि रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट का हिस्सा था, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक नोशन है जिसका आप क्लास एनालिसिस के लिए, एक सोसाइटी के कैरेक्टर को समझने के लिए, कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के खास किस्म के पूंजीवाद के विकास के कैरेक्टर को समझने के लिए, और उस किस्म का क्रमिक विकलांग और बौना पूंजीवाद जिन देशों में डेवलप होता है, वहां पे वर्ग अंतर विरोध किस तरीके से विकृत रूप में प्रकट होते हैं, उसको समझने की एक डिवाइस है, एक समाजशास्त्री या हिस्टोरिकल, जो भी आप कहेंगे, एक ऐतिहासिक डिवाइस है। इस रूप में सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स आज जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक डिवाइस बन के आ रहा है। इसलिए मेरा इस नोशन पे ही सवाल है। सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स को ये जो इंटरचेंज बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहा है इस रूप में, मुझे लगता है। अच्छा, ये भी मुझे ये मैं जानना चाहूंगा कि अंबेडकर का लिबरल ड्रीम्स ऑफ बूर्जुआ डेमोक्रेसी में जो मोहभंग हुआ, वो गांधी के साथ पूना पैक्ट, मुझे तो लगता है कि गांधी के पूना के साथ जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद अंबेडकर ने जो जो पॉलिटिकल प्रपोजल्स रखे, वो बूर्जुआ डेमोक्रेसी के वो प्रॉमिस्ड ड्रीम के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ये किस आधार पर की गई बात है? इसको भी सब्सटैंशिएट किया जाना चाहिए कि गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अंबेडकर ने घुटने लिए एक तरीके से, और कोई हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी जानते थे कि इसको अगर रेडिकलाइज करेंगे तो दलित रेडिकलिज्म भी, मैं जो लिमिट्स दे रहा हूं ना, मैं भी लिमिट्स मैं जो लिमिट्स दे रहा हूं उसके भीतर नहीं है, ये उसको ट्रांसेंड करेंगे। ये अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे। इस मामले में गांधी का ओवरऑल इस देश के मासेस के लिए जो रोल था, अंबेडकर का दलितों के लिए वही रोल था, उनकी रेडिकलिटी को एक खास कैलकुलेटेड सीमा के भीतर रखना। और यहां पे मैं समझता हूं कि पूना पैक्ट के बाद से अंबेडकर का एक डिक्लाइन का के तमाम मोमेंट्स में एक मोमेंट वो है पूना पैक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अंबेडकर जो मांग कर रहे थे उसे थी, अब वो मांग करते तो अलग हो, तो खुद एक बार अलग से बूर्जुआ डेमोक्रेसी का इल्यूजन पैदा करने वाली डिमांड थी, लेकिन अभी उस मांग को छोड़ देते हैं कि किस मांग पे वो सारा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि पूरे पीरियड के बाद से ऐसा क्या हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि अंबेडकर का बूर्जुआ इल्यूजन खत्म हो रहा, किसी भी रूप में नजर नहीं आता। अंबेडकर के हर एक कदम पे वो बूर्जुआ इल्यूजन और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। जो क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म है, मैं टर्मिनोलॉजी, मैं शायद उस तरह की टर्मिनोलॉजी प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मोटा मोटी एक सेटिस्फैक्टरी क्रिटिक है लिबरल बूर्जुआ फिलॉसफी का, कि लिबरल बूर्जुआ फिलॉसफी, इसी को जिस बात को प्रशांत ने रखा है उसी बात को, मतलब कि बूर्जुआ लिबरलिज्म हमेशा एक बाइनरी ऑपोजिट खड़ा करके एक युग्मों का समुच्चय खड़ा करता है, उनके बीच में एक अंतर्विरोध दिखाता है, और उस अंतर्विरोध से पैदा होने वाले ब्रीदिंग स्पेस में बूर्जुआ लिबरलिज्म पैदा होता है। जैसे आपको डर दिखाया जाता है कि
फांसीवाद में नहीं जाना चाहते हो ना, देखो हम ठीक है, अरे थोड़ा आराम से हर काम तरीके से होता है, लिबरल तरीके से, ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारा चेहरे बहुत गुस्सा है ना, गुस्सा मत करो, जो है आराम से धीरे धीरे चीजें होंगी। जब ज्यादा ऐड करो जब देखो कम्युनिज्म हो जाएगा, गुलाग स्टालिन याद है ना, और ज्यादा ये करोगे देखो स्टालिन हो जाएगा, ऑश्विट्ज़ याद है ना। इसी दो डरों के बीच का एक स्पेस क्रिएट करता है लिबरल बुर्जुआजी, और वही उसका ब्रीदिंग स्पेस होता है। मुझे लगता है कि ये जो बात एनालिसिस इसमें है, इसमें छिटपुट हो सकते हैं बहुत सारे, एक एक चीज पे बोलने का मतलब अभी कोई तुक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोटा मोटी लिबरलिज्म का क्रिटिक किया गया इसको, और अगर थोड़ा साथियों को समझाते हुए लिखा जाता तो और बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रिटिक मोटा मोटी सेटिस्फैक्टरी है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज में और मतलब जिस चीज को मैं कह रहा था कि सामाजिक श्रेणियों का इस्तेमाल करते हुए केयरफुल रहना चाहिए, जब फिलोसॉफिकल या समाजशास्त्रीय श्रेणियों का अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत इंटरचेंजेबली और स्वीपिंग तरीके से, जैसे ये बहस हम लोग में कल भी हो रही थी रात में, कि जैसे एक चीज है कि जैसे वेलफेयर स्टेट एक लिबरल एजेंडा है, ये बात ठीक है, लेकिन वेलफेयर स्टेट ही सारा लिबरलिज्म नहीं है ना। अब ये बात यहाँ पर जैसे ये आती है एक जगह बात, एक नंबर नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट करते हुए, जिसमें वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है तमाम जो सोशल एमिनिटीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए, वहां पर आगे जो है यहाँ पे इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड अ न्यू पैराडाइम ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, what we can say finally that throughout the history of independent India runs a thread of voices saying where the liberal limits and positing a people's democracy. I quote the Supreme Court verdict, इसके बाद ये quote किया है, इसके बाद आया, so here is the crux or the ideology of constitutional and judicial activism. The miserable condition of the oppressed is due to societal indifference, government neglect, betrayal of the preamble, and the solution lies in employment, in public services, in a welfare state। और ये जिस चीज का क्रिटिक अभी चल रहा है ये बेसिकली लिबरलिज्म का क्रिटिक है, जो क्या बोले पेज नंबर 2 के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हुआ है क्रिटिसिज्म, और इसके बाद ये चलता रहा है, और ये यहाँ पे आके एक सबहेड की अम्बेडकर वाले सबहेड के पहले खत्म होता है। मुझे लगता है कि इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। वेलफेयर स्टेट ही संपूर्ण लिबरल एजेंडा नहीं है, लिबरल एजेंडा या लिबरल बुर्जुआ पॉलिटिक्स के पूरे इतिहास में एक क्षण है जिसमें एक मोमेंट है जिसमें वेलफेयर स्टेट जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा लोग बोलते हैं उसको इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी बन गया था लिबरलिज्म का, कि वेलफेयर स्टेट ये काम करेगा। आज वो नहीं है, आज एक नई ऑर्थोडॉक्सी उभर रही है, कई नई ऑर्थोडॉक्सी उभर रही है जिनको पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एक आया है नया टर्म सॉलिडारिटी इकोनॉमिक्स। इस तरह की कुछ नई ऑर्थोडॉक्सीज पैदा हो रही हैं जो कि लिबरल बुर्जुआ फ्रेमवर्क को ही सॉल्व करने का काम करेगी बेसिकली। और रिचर्ड रॉर्टी का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का फंडा है पूरा, जो कि देवी के सिद्धांत से प्रेरित है काफी हद तक, उसके पीछे भी यही चीज काम करती है। अब इसको सोशल डेमोक्रेसी के साथ हम लोग की बातचीत में जो कल हो रहा था कि सोशल डेमोक्रेसी भी लिबरलिज्म है, मेरा मानना है कि सोशल डेमोक्रेसी फिलोसॉफिकली जो सोशलिस्ट एजेंडा के साथ नहीं खड़ा है और जो कहा जाए कि सीधे सीधे जाके कैपिटलिज्म के किसी शेड के साथ खड़ा है, उसके कुछ ऐसे विश्वास और आस्थाएं होंगी जो कि लिबरलिज्म के साथ वो शेयर करता है, निश्चित तौर पर होंगी। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी को उसके साथ जोड़ देना और अम्बेडकराइट रिविजनिज्म को बात करते करते उसको कम्युनिस्ट, जैसे एक बात तुलना है इस पेपर में आगे कि अम्बेडकराइट रिविजनिज्म जो है वो कम्युनिस्ट रिविजनिज्म से ज्यादा रेडिकल था। वो कम्युनिस्ट रिविजनिज्म का पर के फेल्योर का भी मतलब एक रीजन ही कि वो ज्यादा रेडिकल था, अम्बेडकर का उसको आगे मैं आता हूँ, फिर वो अलग मसला बताएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, एक जगह आया है ये कीन्स वाज बैक इन न्यूज, ये भी जो है ना ये एक का व्यू है, मतलब मार्क्स ही रिटर्न ऑफ मार्क्स की बात ज्यादा हो रही थी, जो कीन्सियन थे सिर्फ वो रिटर्न ऑफ कीन्स की बात कर रहे थे। जैसे पॉल क्रूगमान वो एक नॉन कीन्सियन है जो लगातार ओबामा के लिए एक वेलफेयर स्टेट करेक्टिव के तौर पे काम करता रहता है और उसका लगातार क्रिटिक और इतना मतलब लगातार लिखता है वो, मतलब हाथी जितना लीड नहीं करता उतना वो लिखता है, तो लगातार लिखता है, रोज उसके 3-4 अखबारों में कॉलम छपते हैं और अलग अलग होते हैं
और लगातार उसके प्रेस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि ओबामा को हेल्थ केयर में ये कर देना चाहिए, मतलब सारे लोग कि वेलफेयर स्टेट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट विथड्रॉ न करे, स्टेट को विथड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि दिक्कत पैदा कर देगा, जो कि इनका पूरा लॉजिक है बेसिकली। तो कीन्स इन बैक इन न्यूज, ये आपका व्यू के तौर पे है क्योंकि आपने किसी को कोट नहीं किया है। यहाँ पर कीन्स से ज्यादा मार्क्स नहीं होते थे। जब तक सरकोजी का काफी मजाक उड़ा था फ्रांस में, क्योंकि फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींच ली थी, उसमें वो दास कैपिटल पढ़ रहा था, काफी मजाक उड़ा था उसका फ्रेंच पॉलिटिक्स में, पागल हो गया दास कैपिटल पढ़ रहा है। और उसी से काफी वो बीबीसी का उसी दौरान में सर्वे आता है कि मिलेनियम का ग्रेटेस्ट फिलोसोफर कौन है, मार्क्स निकलते हैं। ये अलग अलग पब्लिशर एजेंसीज ने अपने वो निकाले कि मार्क्सिज्म की बिक्री अचानक कई 100% वृद्धि आ गई है मार्क्सिस्ट लिटरेचर के बिक्री में। तो इसलिए मुझे लगता है कीन्स से ज्यादा मार्क्स वाज बैक इन न्यूज। और रिटर्न, अब ये बात अलग है कि वो रिटर्न कैसा है, तो उस रिटर्न से ऐसा ना ही होता फिलहाल रिटर्न, तो वो बात अलग है कि ये विवेक बेजियोरेंशिया टाइप जो रिटर्न ऑफ मार्क्स हो रहा है, भगवान बचाए थे रिटर्न ऑफ मार्क्स से। तो इसलिए ऐसे रिटर्न, ये मैंने रेटोरिकली कहा था, भगवान बचाए, भगवान सच नहीं पता नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था। तो इसलिए मार्क्स की ऐसी वापसी से तो मतलब उछल गया। लेकिन चलिए जुमलों के आधार पे और अभी लालटू के शब्दों में कहें तो मुहावरों के आधार पे अगर मार्क्स की आप वापसी की बात करते हैं, किसी की वापसी की बात करते हैं कि क्राइसिस के बाद भी, तो मुझे लगता है वो मार्क्स की वापसी हुई। ये बात ठीक है, कीजियन इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के रूप में जो इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी पैदा कर रही है वो लिमिट है जहां तक लिबरलिज्म जा सकता है। और ये आपका लॉजिक कि अंबेडकर उस लिमिट को कहीं ना कहीं पर अतिक्रमण कर रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो वेलफेयर स्टेट, वो एक स्टेट सोशलिज्म का जो मॉडल सुझा रहे हैं वो किसी भी रूप में वेलफेयर इकोनॉमिक्स द्वारा सुझाए गए एक क्लासिकल वेलफेयर स्टेट से ज्यादा रेडिकल उसमें क्या है ये बताना पड़ेगा। वो स्टेट सोशलिज्म कुछ चीज नहीं होता, स्टेट कैपिटलिज्म ही एक चीज होता है। स्टेट सोशलिज्म सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, जिसको लेनिन ने कहा था स्टेट कैपिटलिज्म अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, 19 का दौर था। इसके अलावा स्टेट सोशलिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब स्टेट में बुर्जुआजी है तो स्टेट सोशलिज्म कैसे हो सकता है? जब तक स्टेट में बुर्जुआजी है, स्टेट सोशलिज्म जैसी कोई चीज नहीं होता। अंबेडकर यहाँ पर भी फार्स रच रहे थे, जानबूझ के एक ऐसा फार्स, एक प्रहसन रच रहे थे जो लोगों को धोखा देता। वो चाहते नहीं थे, देखा धोखा देना नहीं देखा देना ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने स्टेट सोशलिज्म नाम दिया। इसी से बहुत ये एक स्लाइड ऑफ हैंड जिसको बोला जाता है, ये हल्की सी हाथ की सफाई से चीजें एकदम ही बदल जाती है और बराबर बदल जाती है ना। वो क्या नुक्ते के हेरफेर से क्या हुआ, खुदा वो अड़ा हो गया मामला यहाँ पर। तो ये वही चीज है। अब स्टेट सोशलिज्म चूंकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए आपको लगता है कि वो वेलफेयर स्टेट का जो लिबरल लिमिट है, उस लिबरल लिमिट को कहीं ट्रांसलेट कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता है। अंबेडकर का पूरा प्रपोजल बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट का है। हम वेलफेयर स्टेट का वो खास मॉडल दे रहे हैं। इसकी बात डेवी ने एकदम क्लियर कर दी। अगर आप अंबेडकर का इकोनॉमिक प्रोग्राम उठा के देखें ना, आपको डेवी और आपने डेवी का इकोनॉमिक प्रोग्राम पढ़ा, ये मतलब लगता है कि पैराफ्रेजिंग की, मतलब एकदम सेम टू सेम एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सेक्टर होगा, उसमें नेशनलाइजेशन होगा लैंड का, और किसान को भोगाधिकार यूजरफ्रंट के आधार पर जमीन दी जाएगी, जो की इंडस्ट्रीज होंगे वो, उसमें तो बल्कि अंबेडकर ज्यादा कंजर्वेटिव थे, जो आप खुद बता रहे हैं कि अगर लैंड एप्रोप्रिएट करें तो स्टेट रेंट देगा। ये तो प्रॉपर वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ ठीक से। इसको आप कह सकते हैं कि बुर्जुआजी को सर्व करने वाला क्लाइंट किस्म का एक स्टेट बना। इसमें वो तो वेलफेयर स्टेट की लिमिट्स तक भी नहीं जा रहा है अंबेडकर, जा रहे हैं अंबेडकर कहां जा रहे हैं? वो तो जो उसमें प्रस्ताव जोड़ रहे हैं उसको और कंजर्वेटिव बना रहा है वेलफेयर स्टेट के स्कीम को। अब ये बात आती है एक जगह कि अंबेडकर, मुझे लगता है और साथी भी इसके बारे में मुझसे बेहतर बता सकते हैं। जैसे ये है ना, एक जगह लिखा हुआ है, कैन वी देन पुट अंबेडकर इन द सेम स्पेस एज कीन्स? एट वन लेवल अंबेडकर फाइनली बिलीव्स that it is the feudal remnants that are responsible for the crisis in Indian liberalism. But as we know that Ambedkar transgresses liberal thought. By what measure? मतलब किस पैमाने? By subscribing to a radical version of state socialism. क्यों बोले इसको? एक तो स्टेट सोशलिज्म एक मिसनोमर है, दूसरा रेडिकल वर्जन ऑफ स्टेट सोशलिज्म क्या होता है? क्योंकि इसको आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रखा है, ये आपकी जेन्युइन बात है। That would have made Keynes anxious about social reformism getting influenced by the far right. मुझे लगता है कि Keynes would have learned a thing or two from Ambedkar. अंबेडकर के इकोनॉमिक प्रोग्राम से कीन्स को किसी किस्म का मेनेसिंग
वो नहीं लगता किसी भी रूप में, या कीन्स को किसी भी तरह से डर नहीं लगता कि अरे ये एक लिबरल आइडियोलॉग ये फॉर लेफ्ट से क्या करवा लिया। मुझे लगता है कीन्स ने कहा होता कि ओह आई शुड हैव थॉट दिस, ये तो मुझे सोचना चाहिए था। तो मुझे कहीं नहीं लगता, और उनको एक बिरादराना एहसास पैदा हुआ होता जबरदस्त किस्म का, और वही नागार्जुन की जो कविता बताई थी चूम लेने का मन किया होता। तो मुझे नहीं समझ में आता कहीं से भी कीन्स को एंशियस बनाने जा रहे हैं। अम्बेडकर का कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रपोजल कीन्स को एंशियस नहीं बनाने जा रहा है, और अगर बना रहा है आप पर्टिकुलराइज कीजिए कौन सा प्रपोजल, और वो कौन सी ऐसी चीज है जो अम्बेडकर कीन्स से ज्यादा रेडिकल बोल रहे हैं। अब इसके बाद एक जगह आता है, हाँ इसके बाद लिखा हुआ है कि कीन्स could therefore enjoy his tea with Nehru, but probably think of Ambedkar as too influenced by Bolshevism. ये एकदम मुझे नहीं समझ रहा इसको किस हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर लिखा गया है। मुझे लगता है बोल्शेविज्म के प्रति नेहरू में जितनी घृणा थी, नेहरू में हालांकि उतनी घृणा नहीं थी, अंदर से थी, चालाक किस्म की घृणा, लेकिन अम्बेडकर की तो घृणा छिपाए नहीं छुपती, मतलब निकल पड़ती, मतलब जहां कहीं वो दिख रहा था वहीं से निकल पड़ती। बोल्शेविज्म का जिक्र आता है, फिक्स फिलॉसफी, मार्क्सिज्म का जिक्र आता है, क्या है इसका जैन का दर्शन, जो एक डिस्डेन का भाव, रिजेक्शन का भाव, और आनंद जी ने खुद ही बताया कि अम्बेडकर ने सीरियसली कुछ पढ़ा नहीं था मार्क्सिज्म का, है ना। ये जिसको एक दिन बात आई कि क्लास बोलता है, और वो जहां पे कोड़ा होकर पहुंच गए थे उनका क्लास बोल रहा था। और मुझे लगता है कि अगर कीन्स नेहरू के साथ चाय पीना पसंद करते तो अम्बेडकर के साथ किसी पकवानों की दावत में जाना भी पसंद कर सकते थे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी रूप में। यहाँ अम्बेडकर को जबरन रेडिकलाइज किया जा रहा है, जितने रेडिकल वो थे नहीं, जितने वो रेडिकल थे उतना मानते हम लोग भी, लेकिन जबरन उनको ऐसा रेडिकल बना दीजिए वो थे नहीं, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ हिस्ट्री है। इसके बाद एक जगह आती है अम्बेडकर डायट्राइब्स, इसको अब कैसे जस्टिफाई किया जाता है। अम्बेडकर का जो डायट्राइब, मतलब उलझुल जो बोलते थे कम्युनिज्म के खिलाफ, Ambedkar's diatribes against communism that are staple of Ambedkarite critiques of communist practice. देखिए यहाँ पे दिया गया कि communist practice are in fact to be seen as critiques of revisionist communism of communist parties not being radical enough. अम्बेडकर ने कम्युनिज्म के जितने क्रिटिक्स किए हैं उनका पीरियड पहले चेक कीजिए। 51 के पहले जो क्रिटिक्स किए अम्बेडकर किस रिविजनिज्म का क्रिटिक कर रहे हैं, काहे के रिविजनिज्म का क्रिटिक हो रहा है वो। दूसरे, अम्बेडकर ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स के रेडिकल होने की डिमांड नहीं कर रहे थे। अम्बेडकर इनहेरेंटली ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स को बुर्जुआ दायरे में रखने के पक्षधर थे। वो किसी भी रूप में ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स का, मुझे लगता है इसके बारे में और बातें साथ ही रखी, जो ज्यादा इसके स्पेशलिस्ट हैं मैंने तो बस पढ़ा है, मतलब मोटा मोटी इधर जो थोड़ा बहुत, लेकिन जिन्होंने ज्यादा गहराई से पढ़ा है कि अम्बेडकर का यहाँ पे क्या, इस बात का मतलब क्या बना। इस बात का ये मतलब बना कि अम्बेडकर का बेसिक क्रिटिक वो मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस का क्रिटिक था, कि मार्क्सिस्ट लोग जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे थे और जो कम्युनिस्ट पार्टीज का ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म था वो जरूरत से कम रेडिकल था, वो उतना रेडिकल नहीं था जितना रेडिकल उसको होना चाहिए था, और इसलिए वो रिविजनिज्म का बेसिकली क्रिटिक। लेकिन रिविजनिज्म एक पॉलिटिकल रिविजनिस्ट ट्रेंड किसी पार्टी में मौजूद हो सकता है, ये अलग बात है। अब यहाँ बात ये कहें कि अम्बेडकर पीसी जोशी का क्रिटिक कर रहे थे, तो ये मुझे नहीं लगता कि अम्बेडकर ने कभी किया था। लेकिन अगर अम्बेडकर कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मूवमेंट का क्रिटिक कर रहे थे तो उस समय एक परिघटना के तौर पर कोई संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी या संशोधनवादी कम्युनिस्ट आंदोलन मौजूद नहीं है। जिस समय वो क्रिटिक रखते हैं वो कम्युनिस्ट रिविजनिज्म का क्रिटिक नहीं है, वो कम्युनिज्म का क्रिटिक है। क्यों, जो मतलब कॉल है स्पेड है स्पेड, जैसे कुछ ऐसा बोला जाए ना, जो है वो बोला जाए। अब अम्बेडकर को बचा रहे हैं, ये यही इसलिए मैंने कहा कि ये काम आनंद से तुम दूसरे तरीके से करते हैं और सो कॉल्ड लेफ्ट दूसरे तरीके से करता है, जो अम्बेडकर को बचाता है ज्यादा, और ये ताकि अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपनी तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर अम्बेडकर की भी सुरक्षित रखी जाए, ताकि जब उनके पार्टी कार्यालय में दलित कोई वर्कर आए तो देखे कि हाँ अम्बेडकर की तस्वीर लगी है। ये तुष्टिकरण की नीति के लिए तैयार किया जाने वाला बौद्धिक बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे एक और कोशिश की गई है कि अम्बेडकर के क्रिटिक्स की जो लेनिन ने क्रिटिक किया था या मार्क्स ने क्रिटिक किया था अपने टाइम में, लसालियन जो ट्रेंड था उसका और इन सारे को उससे पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया है कि अम्बेडकर ने इकोनॉमिज्म की बात की कि सोशलिस्ट मूवमेंट में इकोनॉमिज्म, और इसके बाद की
मतलब कि एक्सप्लेनेटरी नोट में साथी ने बताया कि क्या ये वही क्रिटिसिज्म नहीं है जो कि मार्क्स ने लेनिन ने अपने समय में कम्युनिस्ट मूवमेंट में मौजूद ट्रेड यूनियनिस्ट एनार्को सिंडिकलिस्ट इकोनॉमिस्ट ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं कर दे रहा हूँ। मतलब एनार्को सिंडिकलिस्ट इकोनॉमिस्ट और इस तरह की डेविएशन का क्रिटिक किया, क्या वे सारे क्रिटिक नहीं है? जवाब नहीं। उनका क्रिटिक दूसरी चीज पर डायरेक्टेड था। वो इस चीज को लेकर चिंतित नहीं थे कि इकोनॉमिज्म अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में पैदा होता है तो वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस के क्रांतिकारी रूपांतरण को रोकेगा। मार्क्स और लेनिन ने जो इकोनॉमिज्म और एनार्को सिंडिकलिज्म और नॉन पार्टी रेवोल्यूशनिज्म का क्रिटिक किया, उसका बेसिक चीज ये था कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के भीतर एक ऐसी धारा अलग अलग समय पे अलग अलग किस्म में अलग अलग रूप में एक ऐसी धारा मौजूद थी जो कि वर्किंग क्लास मूवमेंट ऑटोमेटिकली पैदा करता रहता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है स्वतः स्फूर्त तरीके से सर्वहारा चेतना पैदा करता है, लेनिन ने एकदम इसका खंडन किया है। वर्किंग क्लास मूवमेंट स्वतः स्फूर्त तरीके से एक किस्म की आर्थिक चेतना पैदा करता है, अथवा पैदा करता है। वो वेतन भत्तों की लड़ाई से, वो भत्ता से सत्ता की कॉन्शियसनेस तक स्वयं नहीं पहुंच सकते। उसके लिए क्रांतिकारी विचारधारा को बाहर से जाना होता है। और पूरा इकोनॉमिज्म का जो क्रिटिक है मार्क्स और लेनिन का, वो बेसिकली ये क्रिटिक है, वो रिफॉर्मिज्म का क्रिटिक है। वो रिफॉर्मिज्म जो बाद में परिणत होता है सेकेंड इंटरनेशनल के रिफॉर्मिज्म और सोशल डेमोक्रेसी और रिविजनिस्ट भटकाव में, उस चीज का क्रिटिक है। मुझे नहीं लगता अम्बेडकर को इस चीज से बहुत खुजली थी, उनको इस चीज से कोई चिंता नहीं थी। कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर रिफॉर्मिस्ट आज रिफॉर्मिस्ट व्यक्ति थे, किस पैमाने से वो नहीं थे या किस पैमाने से उनको एक एनार्किस्ट रेडिकल भी बोला जा सकता है, या किस पैमाने से उनको इवन एक धारा और भी है, उसको बोलते हैं रेडिकल लेफ्ट कीन्सियनिज्म। उनको रेडिकल लेफ्ट कीन्सियन भी नहीं बोला जा सकता है, जैसे कि पॉल स्वीजी और पॉल बरान जैसे हो। रेडिकल लेफ्ट कीन्सियन भी एकदम कंजर्वेटिव, जो कीन्सियनिज्म का मोस्ट कंजर्वेटिव फॉर्म हो सकता है। जॉन डेवी प्रैग्मेटिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म, उसको सब्सक्राइब करते हैं अम्बेडकर। किसी भी रूप में वेलफेयर स्टेट और कीन्सियन वेलफेयरिज्म की लिमिट्स को ट्रांसग्रेस नहीं करना है। दूसरी बात यह आई एक जगह की अम्बेडकर और नेहरू को एक ही डस्टबिन में नहीं फेंक दिया जाता है, अक्सर एक ही कचरा पेटी में फेंक दिया जाता है। मतलब एक्सप्लेनेटरी नोट्स में उन्होंने बताया कि अक्सर ये बात आती है, लेफ्ट जो है वो एक ही डस्टबिन में फेंक देता है। नहीं, एक तो हम दोनों व्यक्तियों को डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, पहली बात। दूसरे, हम दोनों की पॉलिटिक्स को अलग अलग डस्टबिन में फेंकते हैं, एक डस्टबिन में नहीं फेंकते। ये बहुत लेफ्ट पे गलत आरोप है। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट में कभी एक डस्टबिन में दोनों की पॉलिटिक्स को फेंका गया। एक तो बहुत लोग फेंकना चाहते थे, उनको डस्टबिन नहीं मिला क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको किस डस्टबिन में फेंका। ऐसा भी हुआ अम्बेडकर की नेहरू के, जैसे नेहरू के प्रति कम्युनिस्टिक सम्मान के भाव से बहुत सारे लेफ्ट साहित्यकार ग्रसित रहे एक दौर में। मतलब वो इवन अच्छे खासे मतलब ग्रसित रहे, वो उनको भी डस्टबिन नहीं मिला। तो समझ रहे थे कि इसके कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन सही तरीके से पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो ये आरोप भी अनसब्सटेंशिएटेड है। एक, हम उन दोनों व्यक्तियों को कचरा पेटी में नहीं फेंकते, और दूसरा, हम उनकी पॉलिटिक्स को अलग अलग कचरा पेटियों में फेंकते हैं। जो अंत में जिस नतीजे पे अम्बेडकर का इकोनॉमिक प्रोग्राम बताने के बाद पहुंचे, अम्बेडकर ट्रांसग्रेशन ऑफ द लिबरल लिमिट्स मेक्स हिम अ रेडिकल डेमोक्रेट। अब एक ये कि रेडिकल डेमोक्रेट को किस सेंस में यूज किया है। एक रेडिकल डेमोक्रेट, इस समय नियो डेवियन फिलॉसफी में एक टर्म पैदा हुआ है रेडिकल डेमोक्रेट। अब वो रेडिकल डेमोक्रेट या फिर डिजरोट वोल्टेयर वाले सेंस में रेडिकल डेमोक्रेट, फ्रेंच रेवोल्यूशन सेंस में रेडिकल डेमोक्रेट, या क्वामे नक्रूमा टाइप रेडिकल डेमोक्रेट, या जूलियस न्येरे टाइप रेडिकल डेमोक्रेट, या रिचर्ड रॉर्टी टाइप रेडिकल डेमोक्रेट, या जॉन डेवी टाइप रेडिकल डेमोक्रेट, क्योंकि तो सब अलग हो जाएगा, बहुत वेग टर्म। रेडिकल डेमोक्रेट वैसा ही मीनिंगलेस टर्म है जैसा टेररिज्म है ना। टेररिज्म जैसे ह्यूमन राइट्स, एम्प्टी हॉलो वर्ड, कोई मतलब नहीं। किस ह्यूमन का कौन सा राइट, मतलब इसकी चर्चा किए बगैर आप बोले ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन का पसंदीदा शब्द ह्यूमन राइट। तो ऐसा रेडिकल डेमोक्रेट क्या मतलब है, मतलब। और दूसरे, अगर लिबरल लिमिट्स को यहाँ पे आप लिबरल फिलॉसफी के सेंस में यूज करना है तो ये पर्टिकुलराइज कीजिए कि ये जो ऊपर आपने 4 पॉइंट प्रोग्राम किया, इसका हिंदी में मतलब यह है कि अम्बेडकर ने जो है उदारवादी दर्शन की सीमाओं का अतिक्रमण किया, और इस अतिक्रमण ने उन्हें एक रेडिकल जनवादी बना दिया। अब इस चीज पे मैं कमेंट कर रहा था कि एक इसमें प्रिजम्पशन ही गलत है।
लिबरल लिमिट को किसी भी रूप में मुझे नहीं लगता है कि अम्बेडकर ने अतिक्रमण किया। इसको पर्टिकुलराइज किया जाना कि ऊपर इनका प्रोग्राम देखिए क्या है, जिसके आधार पर यह नतीजा निकाला गया है कि वो लिबरल लिमिट को क्रॉस कर रहे थे। ये प्रोग्राम है कि वे उद्योग में ट्रांसलेशन बता रहा हूं, वे उद्योग जो कि कुंजीभूत उद्योग हैं या जिन्हें कुंजीभूत उद्योग घोषित किया जाता है, उनका स्वामित्व राज्य के पास होगा और उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा। दूसरा, वे उद्योग जो कि कुंजीभूत उद्योग नहीं है लेकिन जो कि आधारभूत उद्योग हैं, वे भी राज्य के स्वामित्व में होंगे और उन्हें राज्य अथवा राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा संचालित किया जाएगा। कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वहां पर रोक दिया जाएगा मुझे क्योंकि साइमल्टेनियसली कर रहा हूं मैं। दूसरा कि बीमा को राज्य का एकाधिकार बना दिया जाएगा और राज्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को जीवन बीमा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, कंपेल करेगा स्टेट। ये फिर आता है कि कृषि, मतलब उसमें और उसके प्रोविजन बताएं। कृषि जो है वो राजकीय उद्योग के उसमें आएगा। इसमें कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो किसी भी रूप में वेलफेयरिज्म के बेसिक लिबरल फिलॉसफी के फ्रेमवर्क को अतिक्रमण कर रहा है? ये पूरा भी नहीं है, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है। वेलफेयर स्टेट का प्रॉपर लिबरल मॉडल तो ये कहता है कि स्टेट इज ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी सिटीजन। जो लिबरल, जो वेलफेयर स्टेट का बेसिक क्लासिकल मॉडल, अगर आप कीन्सियन इकोनॉमिक्स के बुनियादी पोस्टुलेट्स को जानते हैं, ये तो वहां तक भी नहीं जा रहा है। इट्स ऑन द राइट ऑफ द कीन्सियन फ्रेमवर्क, ये और दक्षिण में है कीन्सियन से। तो ये किस रूप में ट्रांसलेट कर रहा है? अब उसके बाद यहाँ पर रामचंद्र गुहा से अपना फर्क बताते हैं और बताते हैं कि रामचंद्र गुहा के विपरीत हम अम्बेडकर को उदारवादी चिंतन की सीमाओं पर ऑपरेट सक्रिय रूप में देखते हैं और उनके रेडिकल सबऑल्टर्न पॉलिटिकल एजेंडा को हम इस रूप में देखते हैं कि वो कम्युनिस्ट रिविजनिज्म को एक्सपोज कर देता है, मतलब नंगा कर देता है। ये भी अनसब्सटेंशिएटेड स्टेटमेंट है अगेन कि कम्युनिस्ट रिविजनिज्म को तभी उसके एक्सपोज कर सकते थे जब उनके उसके निशाने पे कभी वो होता। उनके लिए तो जब ईमानदार कम्युनिस्ट पार्टी थी तो वो भी फिक्स फिलॉसफी को फॉलो कर रही थी और बंच ऑफ ब्राह्मण बॉयज था। तो किस चीज को निशाने पे रखना है ये भी देखना पड़ेगा। अम्बेडकर खुद तो कहीं नहीं कह रहे हैं और न उनके दौर में ये फेनोमेनल था कि उसको निशाना बना सकते थे। तो ये, और दूसरा ये लिमिट्स पर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो लिमिट्स को ट्रांसग्रेस नहीं कर रहे हैं, तब कम से कम ये स्टेटमेंट होगा कि कम से कम वो सीमा पर ऑपरेट कर रहा है, वर्ज पर, उस लाइन पर जहां जो उदारवादी दर्शन की सीमा रेखा है, अंतिम उसका सीमांत है, उस सीमांत पर ऑपरेट कर रहा है। एक जगह आप कहते हैं कि उस सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बात हो जाती है मेरे सेंस में। अब यहाँ पर एक जगह सबऑल्टर्न स्टडीज का क्रिटिक करते हुए लिखा गया है कि द नोशन ऑफ ऑन्टोलॉजिकली यूनिक, ऑन्टोलॉजी अस्तित्व विज्ञान को करते हैं। किसी भी परिघटना या वस्तु के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, ज्ञान के पैदा होने की प्रक्रिया को जो शाखा देखती है वो एपिस्टेमोलॉजी, और जो अस्तित्व के उसको तो ऑन्टोलॉजी। तो मतलब ये बताते हैं कि द नोशन ऑफ ऑन्टोलॉजिकली यूनिक रियलिटीज ऑफ लेबर एंड सोसाइटी इन द साउथ and the end of class as a category of analysis or political analysis and political action। ये क्रिटिक कर रहे हैं सबऑल्टर्न स्टडीज का, जो बिल्कुल ठीक कैटेगरी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस पूरे पेपर में क्लास को पॉलिटिकल एनालिसिस के टूल के तौर पर कहीं यूज नहीं किया गया है। इस पेपर को एग्जैक्टली इसी क्रिटिसिज्म के सब्जेक्ट किया जा सकता है, यही क्रिटिसिज्म इसका भी किया जा सकता है कि यहाँ पर आप सीधे सीधे ये नहीं कहना है कि ये जो ओरिएंटल अधीनस्थ वर्ग है ये ऑन्टोलॉजिकली इसकी पैदा होते ही, इसका पैदा होने की प्रक्रिया ही इसे अद्वितीय बना देती है और इसको किसी भी किस्म के पश्चिमी मानक में फिट होने से के लिए अक्षम बना देती है। ऐसा आप पेपर में नहीं कह रहे, लेकिन पेपर में इसका, इस क्रिटिक का एक हिस्सा इस पेपर पे भी लागू होता है। जहां कहीं भी वर्किंग क्लास सबवर्सिव पॉलिटिक्स, जो मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी राजनीति की बात आती है, उसको सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स की अम्ब्रेला के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो उसका सारा वो खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, उसको धूप पानी फिर नहीं मिलता है। और वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स किसी भी रूप में सबऑल्टर्न पॉलिटिक्स के उसमें नहीं डाली जाती है और इसीलिए यहाँ पर इस पूरे पेपर में कहीं पर भी क्लास को एक टूल ऑफ एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। हर जगह कॉन्ग्लोमरेट्स को एड्रेस किया गया है,
अलग अलग अधीनस्थ वर्गों के छोटे छोटे कॉन्ग्लोमरेट्स को एड्रेस किया गया है। वर्किंग क्लास वेंगार्ड है, वर्किंग क्लास तमाम ऑप्रेस एक्सप्लॉइटेड क्लासेस को लीड करेगा। क्यों लीड करेगा, इसकी बात मार्क्स ने बताई है। इस बात को रेखांकित किए जाने की जरूरत थी, और खास तौर पे तब तो और भी ज्यादा रेखांकित किया जाना चाहिए जब आपके निशाने पर सबाल्टर्न और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एजेंडा हो। उस वक्त आप उनके लिंगों में चले गए, यही तो उनका पूरा खेल, यही तो उनका ट्रैप है, जिस ट्रैप में कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये पेपर फंसता है। अब एक जगह आया था कि वो मेरे पेपर से इसके मतलब ये उसका थोड़ा जितनी की बात एक जगह आई थी कि सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल का अवधारणा का मैंने भी अपने पेपर में उस पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन हम नियो फ्यूडल नियो कॉलोनियल नहीं बोलते, पिछड़ा पूंजीवादी ही हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जब आप नियो कॉलोनियल बोलते हैं, नियो फ्यूडल बोलते हैं, तो डिफाइन करना पड़ेगा वंस अगेन कि नियो कॉलोनियल और नियो फ्यूडल से क्या मतलब है। जैसे कुलर्स को आगे इस पेपर में एक जगह नियो फ्यूडल एलिमेंट बोला गया है, इसमें क्या नियो कुलर है और नियो फ्यूडल क्या है। जैसे फ्यूडल एक बार फिर मतलब इस टर्म को इतने बुरी तरीके से पोछे की तरह इस्तेमाल किया गया है, पोछा लगाने के उसके तरीके से कि टर्म एकदम वो हो गया है। मुझे लगता है कि फ्यूडल जहां तक बात है, इस टर्म का इस्तेमाल बहुत ही उससे किया जाना चाहिए। एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की कैटेगरी है, किसी भी चीज को नियो फ्यूडल सेमी फ्यूडल बोल देना, कोई सेमी फ्यूडल को खारिज करके नियो फ्यूडल बोल देता है, इससे फर्क क्या होता है? इससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। कॉम्प्लीट लगता है गुस्सा के चलेगा, कोई गुस्सा तो आएगा। अब यहाँ पर एक पैरा है छोटा सा, जिसके अंदर द शैटरिंग ऑफ अमेरिकन फेथ इन द वर्च्यूज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। गलत, किसी भी तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका फेथ खत्म नहीं हुआ था। Should really be seen as representing for the subalterns as well as the communists an opportunity towards a radical emancipatory practice। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अंबेडकर का भरोसा संसदीय राजनीति में टूट गया, जो कि एक तथ्यात्मक भूल है, इसमें कभी नहीं टूटा था। वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक्टिव एक खास फोर्स के प्रति उनका भरोसा। दूसरी बात यह है कि उसने एक मौका पैदा किया, ये जो मोहन हुआ अम्बेडकर का, उसने एक मौका पैदा किया सबॉल्टर्न्स के लिए और कम्युनिस्ट के लिए। देखिए एक बार फिर सबॉल्टर्न्स और कम्युनिस्ट को ऐसे की बात कर रहा था प्रशांत कि ये जो लिखा हुआ है कि द शैटरिंग ऑफ अम्बेडकर फेथ इन द वर्च्यूज ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको भी सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा हमें थोड़ा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका फेथ शैटर हुआ। ये उन्होंने कहां लिखा है, किस उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वो एक ये हो सकता है कि जिस किस्म का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उस वक्त उस मौके पर वहां पर चल रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया, वो तो अलग बात है। वो तो इवन इस समय जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो भी करता है, पीए संगमा भी करता है, आप तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा देश आप लोग को देख रहा है, वो भी करता था। ये क्रिटिक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का क्रिटिक नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का थ्योरेटिकल क्रिटिक का मतलब है बूर्जुआ डेमोक्रेसी के पूरे फ्रेमवर्क का निगेशन और रेवोल्यूशनरी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो असिद्धांत का प्रॉपर्टी रिलेशंस का, यही मतलब है रेवोल्यूशन का या रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस का। इसी रूप में मतलब निकाला जा सकता है। अंबेडकर का इसमें कब हुआ था? दूसरे इसको देखा गया कि शुड रियली बी सीन एज रिप्रेजेंटिंग फॉर द सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज द कम्युनिस्ट एंड अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स रेडिकल इमेंसिपेटरी प्रैक्टिस। यहाँ पर फिर सबऑर्डिनेट कॉन्ग्लोमरेट का इस्तेमाल किया गया है और उसको जोड़ा गया है कम्युनिस्ट के रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस से। मुझे नहीं लगता कि सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज जो होती है सबऑर्डिनेट क्लासेस की, उसके सारे रूपों को कम्युनिस्ट लीडरशिप देना चाहेंगे या उसको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करना चाहेंगे अपने राजनीति के फ्रेमवर्क में। तो इस तरह का भी ये वेग जनरलाइजेशन अगर करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। His turn away from the lessons of this failure and his turn to Buddhism should be seen as akin to communist revisionism and its belief in another Buddha head called the Indian Constitution। इसका मैं ठीक से मतलब नहीं समझ पाया क्या है। एक जगह बस और मैं यहाँ निगाह आप लोग क्या आकर्षित करना चाहूंगा। एक जगह मार्क्सिज्म पे गलत मुझे लगता है चार्ज लगा दिया गया है। मार्क्सिस्ट थियरी टू ग्रैपल्स थ्रूआउट द सेंचुरी विद द आइडिया इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम लिबरल हिस्ट्री। कौन सा आइडिया है ना? मार्क्स टू थॉट सिमिलरली दो ही वाज मोर अलर्ट टू द सबऑर्डिनेट प्रेशर्स। ये एक अलग राइटर है, इस राइटर से इस स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क्सिस्ट थियरी टू ग्रैपल्स मतलब कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है, सिद्धांत जो है, वो
पूरे सदी के दौरान वो उस विचार के साथ उलझता रहा, उसको समझने के प्रयास करता रहा जो उससे विरासत में उदारवादी दर्शन मिला। तो कौन सा विचार था? मार्क्सवाद लिबरल फिलोसफी का एक एवरी सिंगल पॉइंट पे क्रिटिक है। सिर्फ एक चीज को मार्क्सिज्म इनहेरिट करने का क्लेम करता है, जिस चीज के लिए मार्क्सिज्म को ये गाली देते हैं सारे सबाल्टर्न स्टडीज वाले और पोस्ट मॉडर्निस्ट, वो है रीजन एंड रैशनैलिटी। मॉडर्निटी एक खास किस्म का, होल मॉडर्निटी नहीं, मॉडर्निटी के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, उसको मार्क्सिज्म इनहेरिट करता है और वो लिबरलिज्म का प्रोजेक्ट नहीं है। लिबरल तो जियोनिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे रेवोल्यूशन को। लेकिन अगर मार्क्सिज्म किसी रेवोल्यूशनरी बूर्जुआ उसका वो इनहेरिट करता है या सही मायने में उसको आगे ले जाता है, उसका वंशज है, तो मुझे लगता है कि वो रेवोल्यूशनरी बूर्जुआ रीजन रैशनैलिटी का एक वो है, उसको भी मार्क्सिज्म क्रिटिकली ले जाता है। लगातार रिडेम्पटिव एक्टिविटी और रिडेम्पटिव प्रैक्टिस के थ्रू उसको डेवलप करता है। अगर एकदम मैं भी उसी शब्दावली में बात करूं तो कि उसको लगातार अपने आप को, जिसको सेल्फ करेक्टिव भी बोला जा सकता है, कि अपने आप को सही करते हुए, उसका क्रिटिक करते हुए अपना मॉडर्निटी का मॉडल डेवलप करता है। जिस एक पेपर में आई हुई ये बात कि सोशलिस्ट मॉडर्निटी, शायद कॉमरेड असित दास के पेपर में, कि एक सोशलिस्ट मॉडर्निटी भी हो सकती है, उसका भी मॉडल पॉसिबल है और जिसकी मार्क्सिज्म बात करता है। अब यहाँ मार्क्सिज्म पे एक चार्ट लगा दिया कि दैट bourgeois and capitalist modernity sweep away feudal power structures and install a regime of abstract labor। ये तो अगर सिर्फ कोई मार्क्स की जर्मनी पे राइटिंग्स पढ़े तो ये चार्ज आप नहीं लगाएंगे कि bourgeois और कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन फ्यूडल, सारी फ्यूडल चीजों को स्वीप कर देते हैं और खत्म कर देते हैं किनारे। मार्क्स का यही तो था कि बुर्जुआजी हर हमेशा हर एक हालत में बुर्जुआ रेवोल्यूशन और कैपिटलिस्ट क्लास फ्यूडल सिस्टम के सारे रेफरेंस को साफ नहीं करता। और इसी सेंस में जब पर्शियन पाथ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें और जिस किस्म का डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, यूकर टाइप ट्रांसफॉर्मेशन वो जर्मनी में चल रहा था, उसके मद्देनजर मार्क्स ने कहा था कि हम यहाँ पर पूंजीवाद के विकास से उतना पीड़ित नहीं है जितना पूंजीवाद का विकास न होने से पीड़ित है। ये मार्क्सिज्म का कोई भी प्रेजुडिस नहीं है, इस किस्म का मार्क्सवाद का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इस पूर्वाग्रह से इस देश के सेमी कॉलोनियल सेमी फ्यूडल थियरिस्ट शिकार तमाम रिविजनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम अभी सुनने में आया, शायद मैं श्योर नहीं, सीपीआई शायद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का हुआ अपना, मुझे श्योर नहीं कैसी कुछ बात आई थी सुनने में, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं इस मामले में। जो लेफ्ट एडवेंचरिस्ट है, जो लेफ्ट एडवेंचरिज्म और रिविजनिज्म के पूरे स्पेक्ट्रम में सारे के सारे, जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट है और जो लेफ्ट एडवेंचरिस्ट लेफ्ट है, उसका एक नोशन शेयर करता है, वो किसी न किसी किस्म के डीआर की बात करता है, डेमोक्रेसी, या तो पीडीआर की बात करता है, डेनिस ने जो टू स्टेट वाला पीडीआर बताया था उसकी बात करता है, या एनडीआर की बात करता है, वो उसी फ्रेमवर्क में। और इस मायने में वो वास्तव में इस आरोप का सही निशाना उसे होना चाहिए कि वो कैपिटलिज्म के एक आइडियल के बारे में, आइडियल कैपिटलिज्म के बारे में सोचता है जो फ्यूडलिज्म का सर्वनाश कर देगा। ऐसा कोई कैपिटलिज्म संभव ही नहीं। और ये चार्ज भी एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर यही चार्ज लगाएगा कि दैट बुर्जुआ एंड कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी sweep away feudal power structures and install a regime of abstract labor। ये गलत चार्ज है, मार्क्सिज्म ऐसा नहीं करता है, मार्क्स नहीं करते। इसके बाद आ रहा है, it is this precise Eurocentrism in Marx's own theory। ये तो सबाल्टर्निज्म का चार्ज है, particularity of knowledge। मार्क्सिज्म एक साइंस है, नेचर के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर करने का काम नेचुरल साइंटिस्ट ने किया और साइंस के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर करने का काम मार्क्सिज्म ने किया। आप जब मार्क्सिज्म के यूरोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं, उसी वक्त आप सरेंडर कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के सामने, सबाल्टर्न एजेंडा के सामने। कोई यूरोसेंट्रिज्म नहीं था किसी भी। आप मार्क्स के ऑब्जर्वेशंस की बात मत कीजिए, ऑब्जर्वेशंस व्यक्तियों के होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो मेथड और वर्ल्ड व्यू दिया उसमें किस किस्म का यूरोसेंट्रिज्म था वो बताना पड़ेगा कि काहे का यूरोसेंट्रिज्म। और यही चार्ज यूरो कम्युनिस्ट ने लगाया था, यही चार्ज फ्रैंकफर्ट स्कूल में कुछ अलग राइटिंग में टॉयलेट ने लगाया था, और ये सारे के सारे लोगों ने। मैं नहीं समझता हूं कि किसी रूप में यूरोसेंट्रिज्म का मार्क्स की थियरी के ऊपर चार्ज लग सकता है, और जिसके ऊपर इनके अनुसार मार्क्सवादियों को 100 साल लगाना पड़ेगा उस कमी को दूर करने है। हाँ, लगाना पड़ा। बस एक आप आइए, आप इतना ही समझ लेते हैं। इसी तरीके से बाद में भी आगे बार है, मार्क्सिज्म हैज ऑलवेज बीन द थियरी ऑफ द राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द subaltern। Subaltern consciousness is a consciousness up to the limit of not being a consciousness, a class consciousness। जिस हद तक चेतना वर्ग चेतना नहीं है, उसी हद तक वो सबाल्टर्न चेतना है। जैसे ही वर्ग चेतना का विकास होगा, सबाल्टर्न चेतना
हिस्ट्री के कचरे के डिब्बे में पहुंच जाएगी। इसलिए मार्क्सिज्म जो है वो सबॉल्टर्न चेतना के राइजिंग उसका किसी भी तरीके से बोल रही है, मुझे नहीं लगता है। और ये भी मुझे लगता है इस पेपर में साफ होने की जरूरत है। जैसे बहुत जगह बात की गई कि लिबरल कैपिटलिज्म, स्टेट को के कैपिटलिस्ट कैरेक्टर की बात की गई है, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की बात की गई है, और उसको उसका ट्रेल ब्लेजर कौन है? नियो फ्यूडल कूलर क्लास, या फिर कॉर्पोरेट नियो फ्यूडल कूलर क्लास प्लस कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म। एक खास किस्म का एक क्रिटिक डेवलप हुआ है आजकल कैपिटलिज्म का भारत के, जो अरुंधति राय, माओइज्म, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म सबका मिक्सचर कर देता है। अब उससे निकल के ये आता है कंफ्यूज। जैसे आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, भारत चलिए न्यू कॉलोनियल दुनिया जो भी बोलिए, न्यू कॉलोनियल, न्यू फ्यूडल बोल लीजिए उसको, जो टर्म पसंद आए, लेकिन वो क्या है बेसिकली, उसका प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? लेबर कैपिटल का कॉन्ट्रडिक्शन, इसको सर्कमवेंट हो गया, बोल मतलब कोई पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भारत क्या है। मतलब वहां कौन सा रेवोल्यूशन करो, बिल्कुल वहां कौन सा रेवोल्यूशन करना होगा, किसी किस्म का डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, क्या करना होगा ये नहीं समझना है, उसको एकदम आराम से यूज किया गया। बस मोटा मोटी यही है। यहाँ पर कई सारे भी नाम आए हैं और मैं प्रशांत, आप आना चाहते हैं? आइए। सॉरी मैं बीच में दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू गेट बैक टू दिल्ली, मेरी कोर्ट में पेशी है कल। एनीवे एक मैं अभिनव का जो क्रिटिक है, ये नोशन जो सबाल्टर्न ये बोल रहे हैं, जो मैं वही लिंगो यूज कर रहा हूँ, हालांकि मैं सबाल्टर्न स्कूल का क्रिटिक कर रहा हूँ लेकिन मैं वही लिंगो यूज कर रहा हूँ। हाँ मैं सबाल्टर्न शब्द का यूज कर रहा हूँ, और हाँ ये मार्क्स ने भी बात कही थी कि क्लास इन इटसेल्फ की रियलाइजेशन और क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। यस, रिजीम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर एग्जिस्ट, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, ये रिजीम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब क्लास इन इटसेल्फ, जब तक क्लास फॉर इटसेल्फ की कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचती है, जो कि मार्क्स ने भी बात की है, तब तक इन खंडित तरीकों से सबाल्टर्न ग्रुप से, सबाल्टर्न कन्फेडरेसी से लड़ाई शुरू होती है। और जरूरी नहीं है कि मार्क्सिस्ट लड़ाई जब शुरू होती है कि वो एक टोटल हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी ऑफ इंटायर कन्फेडरेसी ऑफ सबाल्टर्न ग्रुप्स, जिनको अलग अलग तरीके से वर्टिकली ऑपरेट किया गया है, और साथ में शुरू से ही वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। ये कॉन्शियसनेस आने में टाइम लगता है, मुझे कुछ एक्सपेक्टेड था कि इस टाइप का क्रिटिक आएगा। जरूरी नहीं है कि अगर मैं सबाल्टर्न क्रिटिक, सबाल्टर्न स्टडीज में से एक अगर मैं शब्द उठा रहा हूं तो मैं उनकी पूरी शब्दावली और उनकी पूरी फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रहा हूं। कम्युनिज्म भी मार्क्स ने नहीं इन्वेंट किया था शब्द, मार्क्स ने कम्युनिज्म को नहीं इन्वेंट किया था। और जैसे साथी ने बताया कि उन्होंने तरह तरह के जो ग्रुप्स हैं, तरह तरह के सेपरेट ग्रुप्स हैं, और जो ये मार्क्सिज्म में बात आती है प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, फिर हम इसके बारे में क्या करेंगे? अभी हम क्या नेशनल बाउंड्रीज के विदिन जो हम प्रोलेटेरियन सॉलिडारिटी की बात करते हैं, इसको अगर हम क्रिटिक को स्ट्रेच कर दें तो इंटरनेशनल प्रोलेटेरियनिज्म इज व्हाट इज नीडेड। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन पीपल हु बिलीव्ड इन इंटरनेशनल प्रोलेटेरियन सॉलिडारिटी एंड देयर वाज other people who believed that national proletarian solidarity is what is going to lead to independence struggles and so on, independence struggles becoming more radical. और तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब, और वैसे भी हम कई बार ऐसा करते हैं कि डेमोक्रेसी के अपने शब्दों पर हम उन्हीं के मुंह पर फेंकते हैं, और हम जब बोलते हैं कि आप सब जो ये बोल रहे हैं ये एक आइडियोलॉजी है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रूलिंग क्लासेस बिल्कुल इमेंसिपेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, और कभी कभी हमें इमेंसिपेटरी लैंग्वेज को रूलिंग क्लास से खींच लेना होता है। पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ revolutionaries is exactly that, to pull away the revolutionary language from the ruling classes. दूसरी बात यह है कि जब ये आइडिया आ रहा है कि मार्क्स लिबरल, मार्क्स के अंदर कोई भी लिबरल रेसिड्यू नहीं है, तो ये बात भी कहना ठीक नहीं रहेगा। और जब मैंने कहा कि मार्क्सिस्ट ने खुद काफी वक्त बिताया है मार्क्स के कुछ आइडियाज को करेक्ट करते हुए, आई डोंट नो हाउ यू डिस्प्यूट दैट इज नॉट करेक्ट। सेकेंडली, मैं मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी की बात नहीं करता,
So I am not saying that Marxist Marxist methodology is a methodology. It is called Marxist by you. Marx himself said, "Don't call me a Marxist." तो शब्दों के बीच में मत घूमिए ना. बताइए ना कॉन्ट्रिब्यूशन. मैं आपको फिर समझाता हूँ. वही बात मैं बोल ही रहा हूँ. Marxist theory refers throughout the century with the idea that Marxist theory. Absolutely. Marxist theory. बिल्कुल. बिल्कुल. Marxist theory अपने मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल को बार-बार अप्लाई करती है. बार-बार अप्लाई करती है कि शायद हमारी मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम रह गई. जब मार्क्सिस्ट थियरी ने ये पॉजिट किया और मार्क्सिस्ट थियरी कोई बनी हुई थियरी ऑलरेडी अभी नहीं है. वो डेवलपमेंट के स्टेज में ही रहती है. वो कभी भी एक स्टैटिक स्टेज में नहीं आ जाती. अगर हम कहें कि मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी अगर मार्क्स ने इन्वेंट की, फाइनली ही रियलाइज्ड दैट दिस इज द लिमिट ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू गो बियॉन्ड. तब मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि उसी वक्त प्रॉपर उसी वक्त एकदम फाइनल सेंस में हो गया. क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में भी मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी, और जब मैं कह रहा हूं कि मार्क्सिस्ट थियरी की एप्लीकेशन, तो मैं उसमें ये इंक्लूड कर रहा हूं कि बात कि शायद मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी करेक्टली नहीं अप्लाई हो रही है. शायद वी नीड टू गो बैक टू दैट मेथोडोलॉजी. दूसरी बात आप शब्दों में रेफर कर रहे हैं ना. मुझे लगता है आपको मजाक बनाने की ज्यादा आदत हो रही है, इसलिए आप खुद ध्यान से नहीं सुन रहे. आपने ये तो पॉइंट बोले थे 2 डस्टबिन है और ये वो, इसका क्या मतलब बन जाता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. बिल्कुल. और दूसरी बात ये है सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है जिसको नाम से मैं आपको काफी एग्जांपल्स दे दूंगा. रशियन हिस्ट्री में भी कई एग्जांपल्स हैं जहां पे जरूरी नहीं है जिस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी होता है वही मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी की ट्रू इनहेरिटर होती है, एटलीस्ट इन द डिग्रीज दैट इट एग्जिस्ट नाउ. आई एम पॉजिटिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी that parties which call themselves Marxist, and Marx had stated that himself, that parties that call themselves Marxist may not be the true inheritors of the methodology of Marxism. In fact, it's quite possible that parties developing independent of Marxist methodology may be closer to Marxist methodology than people who claim are the inheritors of Marxist methodology. For example? Look, I'm really not going to go into a large debate. मैं सिर्फ एक प्रोवोकेटरी पॉइंट आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपने बोल दिया कि मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी क्या आप क्लेम कर सकते हैं ऑन द अदर साइड? क्या आप क्लेम कर सकते हैं कि यू आर द फाइनल वर्जन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी? नो. नहीं, तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? क्या अम्बेडकर के पास इतना ज्यादा जो आपके पास अभी हाइंडसाइट है जिसका आप एडवांटेज ले रहे हैं, आप उस वक्त अपने आप को डालिए वहां पे. आप एक तरफ आप बोलते हैं कि सब कुछ प्रोडक्शन रिलेशन से आता है, आपको ये भी पता है कि कास्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है. दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस हिस्टोरिकल कंडीशन में अम्बेडकर शुड बी सो रैडिकल दैट उसके बाद के भी जो लोग आए वो उसको भी ट्रांसलेट करें. तो यू हैव टू रियलाइज द हिस्टोरिकल लिमिटेशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. व्हेन मार्क्स सेड दैट कैपिटलिज्म डिग्स इट्स ओन ग्रेव, उसका मतलब ये नहीं है उसी वक्त अपनी ग्रेव डिग कर देंगे. हो सकता है उसमें टाइम लगता है. इसीलिए मैंने बार-बार ये रिविजनिस्ट साइकिल्स की बात की और मैंने इन चीजों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से जोड़ने की कोशिश की. इकोनॉमिक क्राइसिस अगर टाइम होता है जब इस पे रीवैल्यूएशन होता है. और तीसरी बात ये थी कि आपने जब वो पूरा बात थी कि वो शायद अम्बेडकर के साथ ज्यादा चाय पीते, तो मेरे ख्याल से इन द लीस्ट यू वुड सी दैट आपने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा रेडिकल बात थी जो पहले निकाल दिएगा. यू कैन एक्चुअली गो बैक. देयर इज अ 1938 कॉन्स्टिट्यूशन. deliberations or constitutions had already begun in England, and the constitution that was formulated later was in fact a rescinding from at least within अगर liberal limit के बीच के भी जो आप बात कर रहे थे, उसमें भी आपने कहा कि नेहरू शायद ज्यादा रेडिकल था और उस शायद वो तो केक खाना चाहता, शायद वो कीन्स वुड हैव लव्ड टू ईट, आपने कहा ना पकवान खाना चाहता वो अम्बेडकर के साथ. So first of all you construct this similitude between अम्बेडकर एंड नेहरू. और दूसरी बात यह है कि नेहरू आप खुद मानते हैं कि एक तरफ आप बोलते हैं, दूसरा आपका वो पूरा था कि वो दिमाग में क्या सोचता है और बाहर क्या कर रहा है. अब इसका क्या मतलब रह जाता है? दिमाग में क्या सोचता है और बाहर क्या कर रहा है? क्या मतलब रह जाता है इस बात का? मुझे समझ नहीं आ रही. अगर इंडिविजुअल पे हम बेस कर रहे हैं कि क्या मतलब रह जाता है? क्या अम्बेडकर का कोई किसी भी किस्म का ऑर्गेनिक रिलेशनशिप नहीं था? क्या अम्बेडकर ने अपने थॉट्स को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्या कम्युनिस्ट ने अपने थॉट करेक्ट करने की कोशिश नहीं की प्रैक्सिस के साथ जब उन्होंने डील किया? तो क्या एक अलॉटमेंट किसी भी टाइप के सबऑर्डिनेट पॉलिटिक्स जो अपनी हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी नहीं अचीव कर पाया, क्या कम्युनिस्ट अचीव कर पाए हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी? क्या आप लोग इतनी मल्टीपल ट्रेड यूनियन से नहीं बटे हुए, हम लोग नहीं बटे हुए? तो ये हम उस प्रैक्टिस को कैसे हम गाली दे सकते हैं? So to confuse the word communist or a party which is calling itself communist with its methodological purity is a big mistake, and this mistake we paid for
with dear life in history also. So that is what I want to say. कुछ शायद आपने ठीक कहा, शायद मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैंने कुछ ऐड नहीं किया कि मैं वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस की, इसमें आपको लग रहा है कि मैं सबऑर्डिनेट कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसको आप वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास फॉर इटसेल्फ बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट हिस्टोरिकली कैपिटलिज्म के साथ ही चलती है. उसकी डेवलपमेंट कोई अपने आप मेटाफिजिकल तरीके से ऊपर से नहीं आ जाती है कुछ कि मेरे अंदर कुछ सडनली रैडिकल चेतना जग रही है तो उसी वक्त मुझे कोई रैडिकल प्रोग्राम बना लेना चाहिए. और दूसरी बात डायलेक्टिकली यू विल सी, एक तरफ आप अग्री कर रहे हैं कि वर्ग संघर्ष है, दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रैडिकल प्रोग्राम इमीडिएटली फ्रूट बेयर करे. आपका जो भी रैडिकल प्रोग्राम होगा, आज ही नहीं पर कल भी नहीं जो हुआ था, आगे भी जो भी आपका रैडिकल प्रोग्राम होगा उसको स्टेट रिस्पॉन्ड करेगी और उस स्टेट रिस्पॉन्स के साथ आपको रैडिकल रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी और पहले भी करनी पड़ी है. तो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ योर इंटरनल डिबेट, और ये जो इंटरनल डिबेट है ये एक्सटर्नैलिटी से ही आता है और इन्हीं एक्सटर्नैलिटी से आता है. तो इसमें कोई मतलब लुक सो कम्युनिस्ट, अगर इसीलिए मैंने सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस और कम्युनिस्ट रिविजनिज्म, सबाल्टर्न रिविजनिज्म और कम्युनिस्ट रिविजनिज्म को एक मेथोडोलॉजिकली थोड़ा साथ में रखने की कोशिश की, so that we are able to see through it. Obviously the diagram is a rude form of understanding things, but then again, like I said, the diagrammatic representation should be seen with a bit of provocation, you know. तो इस प्रोवोकेशन के साथ मैंने ये बोला है कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी की इवेंचुअल मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी बन चुकी है या ऑलरेडी बन जानी चाहिए थी, आइदर इन अ कम्युनिस्ट पार्टी और इन अ सबाल्टर्न कन्फेडरेट जो अभी तक हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी नहीं अचीव कर पाया. तो बस मतलब मेरे ख्याल से इतना ही है. दूसरी कुछ बात है कि मेरे ख्याल से कीन्स ने खुद ही कहा था, उसने खुद ही कहा था कि वो बोल्शेविक इन्फ्लुएंस से डरता है. आपने कहा कि शायद वो उसके साथ मिठाई खाना शुरू कर देता. नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा. So first, as I said, tomorrow there's another presentation which will speak about the earlier draft of constitution that Ambedkar had prepared. तीसरी बात यह है, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आती है हम लिमिट को तो रिवील करते रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिट को रिवील करते रह सकने से कुछ नहीं होने वाला है. सिर्फ लिमिट के अंदर कैसे काम करना है, इस पे भी हमें, इस सवाल को भी हमें डील करना पड़ेगा. क्रांति तो आएगी ही, लेकिन क्रांति उसी वक्त आएगी जब हम लिमिट के अंदर काम करते करते और किस तरह से काम करता है और सीख के स्टेट के रिस्पॉन्स के साथ डील करके आगे बढ़ेंगे. ना ही हम अपनी इवेंचुअल सॉलिडारिटी में किसी अंदर बंद कमरे में काम कर रहे हैं. हम लोग डायलेक्टिकली, अगर हम कहते हैं हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, तो द स्टेट इज ऑल्सो अ वेरी बिग एलिमेंट इन दैट डायलेक्टिक. सो यू कांट से दैट द कम्युनिस्ट revisionism and the practice of self correction is going on by itself. It is going on with communist practice when it is interacting with the state. The state looks at communist practice. आप ये खुद बात मान रहे हैं कि the state tries to push away communist consciousness. तो एक तरफ आप ये बात मान रहे हैं कि state communist consciousness को push away करता है. आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि इस consciousness का जो इस consciousness, radical consciousness का जो backfire होता है वो कौन सहता है सबसे ज्यादा. तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी. आप हेरोइज्म एक्सपेक्ट करना तो एक चीज होती है, हेरोइज्म एक्सपेक्ट करना एक चीज होती है, और ये बोलना कि आप इमीडिएटली अल्टीमेट रैडिकल प्रिंसिपल समझ जाए गिवन योर सोशल प्लेसमेंट एज अ ग्रुप इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द नेशन, तो ये पॉसिबल तो नहीं है और ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए. दूसरी तरफ अगर हम हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि सबाल्टर्न ग्रुप्स भी हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी बिल्ड करने की नहीं बात कर रहे हैं. ये होलसेल रिजेक्शन जो आप कर रहे हैं बाकी आइडियोलॉजीज का, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ मुझे लगता है कि हम अभी बिलीव कर रहे हैं कि हमारा रैडिकल एजेंडा समहाउ हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन से ही आ जाएगा, एज इफ इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट डीलिंग विद द स्टेट एज सच और दैट इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी पर से. तो ये मेन बात मैं रखना चाहता हूं. इसलिए और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी बिल्ड करें इवन एज अ मैटर ऑफ टैक्टिक्स, तो आप अंबेडकर और नेहरू को सेम ग्राउंड पे कैसे लाके देख सकते हैं? आप जब कह रहे हैं कि जो आप नेहरू से एक्सपेक्ट करते हैं उन दोनों के उनको डस्टबिन में डाल देना चाहिए, तो आपको अंबेडकर में डाल देना चाहिए, अलग डस्टबिन में डाल देना चाहिए. अंबेडकर पॉलिटिक्स को डस्टबिन में डालने चाहिए. आप मुझे बताइए आज की डेट तक के कम्युनिस्ट प्रैक्टिसेस में किस को डस्टबिन में डाल देना चाहिए? अगर वो पहले ही डस्टबिन में डाल दिए जाते तो आप कैसे सीखते हो उससे कुछ? CPM तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर रैडिकलिज्म. प्लीज आप मुझे बात खत्म करिए प्लीज. यू आर डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट इन फैक्ट
We are dependent upon the practices that have gone in the past. We are dependent upon how the state has responded to them. We are learning from how state dilutes, how state deals with radicality, how the state co-opts it. We are learning from it. आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, किसी और को सीखने का मौका क्यों नहीं दे रहे? आप पहले ही डस्टबिन में डाल देना चाहते हैं, इसका मतलब है पहले आप डस्टबिन में डाल दीजिए है उसको। बोलने दो यार। वो हिंदी में बोलिए सर।